मैं डॉक्टर संगीता झा, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय राजीव लोचन महाविद्यालय राजगीर, जिला गरियाबंद। आज हम बीए फाइनल का सेकंड पेपर आर्थिक विकास एवं पर्यावरणीय अर्थशास्त्र का एक चैप्टर ले रहे हैं, जिसका नाम है आय एवं संपत्ति की असमानता। आय एवं संपत्ति की असमानता के अंतर्गत हम जिन जिन बिंदुओं पर विचार करेंगे वो इस प्रकार है कि आय और संपत्ति की असमानता से क्या आशय हमारा, किन किन सिद्धांतों के तहत इसको हम परिभाषित कर सकते हैं। इसके बाद आएंगे कि आय और संपत्ति की असमानता के क्या क्या अनुमान लगाए गए विदेशों में और भारत के संदर्भ में। वर्तमान में भारत में क्या स्थिति है आय और संपत्ति की असमानता की। उसके बाद हम आय एवं संपत्ति की असमानता के क्या कारण रहे हैं, आय और संपत्ति की असमानता के पक्ष में कौन से तर्क दिए जाते हैं, विपक्ष में कौन से तर्क दिए जाते हैं, और इसको दूर करने के लिए या आय और संपत्ति की असमानता को कम करने के लिए कौन कौन से उपाय किए जाने हैं, उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं आय एवं संपत्ति की असमानता से क्या आशय है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा दोष यह है कि समाज में संपत्ति और आय का असमान वितरण है। ये असमान वितरण का अर्थ यह होता है कि इसमें समाज में संपत्ति और आय का केंद्रीकरण हो जाता है। मतलब कि कुछ लोगों के हाथ में आय और संपत्ति केंद्रित हो जाती है और शेष एक बड़ा वर्ग जो है वो इन सब से वंचित हो जाता है, और समाज में इसका परिणाम ये होता है कि विषमताएं बढ़ती हैं। अब विश्व में और विश्व के कुछ देशों में और भारत में जो आय की असमानता और संपत्ति की असमानता के जो अनुमान लगाए गए थे उन्हें हम क्रमशः देखते हैं। प्रोफेसर डैनियल तथा मिस्टर कैंपियन ने 1924 और से 30 के बीच में इंग्लैंड और वेल्स में अनुमान लगाया कि 25 वर्ष तथा इससे कम उम्र के केवल 1% के पास कुल राष्ट्रीय आय का 60% भाग था, एवं इससे अधिक उम्र के 75% लोगों के पास आय का केवल 5% हिस्सा ही था। डॉक्टर बावले ने अनुमान लगाया था कि इंग्लैंड में कुल राष्ट्रीय आय का 1/3 भाग जो है संपत्ति के अधिकार से प्राप्त किया जाता है। आर्थर लुइस ने पता लगाया कि इंग्लैंड में केवल 2% लोग जो है राष्ट्रीय आय का 20% भाग प्राप्त करते हैं, जबकि 98% लोग जो है इसका 80% भाग प्राप्त करते हैं। कोलिन क्लार्क ने 1936 में इंग्लैंड में आय के वितरण के संबंध में अनुमान लगाया था कि प्रायः 60% लोगों की वार्षिक आय 125 पाउंड से भी कम है, जबकि 1% से भी कम लोगों की वार्षिक आय जो है 10,000 पाउंड से भी अधिक थी। भारत में इसमें आय की असमानता का अनुमान द्वितीय पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ होता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय में वृद्धि के फलस्वरूप आय की असमानता का पता लगाने के लिए पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। महालनोबिस समिति के अनुसार 1955-56 में कुल राष्ट्रीय आय का 49% भाग 72 लोगों के पास था, जबकि 1951 से 56 में 1% लोग राष्ट्रीय आय का 11% भाग प्राप्त करते थे। इसके अतिरिक्त 25% से अधिक लोगों को राष्ट्रीय आय का केवल 10% भाग ही प्राप्त था। यदि हम बीच में और भी अध्ययन किए गए पर वर्तमान में देखेंगे तो वर्ल्ड इनइक्वलिटी लैब का एक अध्ययन आया था, जिनके अनुसार 1982-83 में देश में सिर्फ 1% लोगों की आय अगले एक दशक में 6% से बढ़कर 10% हो गई है। इस आय में वर्ष 2000 तक 15% की वृद्धि हुई और वर्ष 2014 तक यह बढ़कर 23% हो गई। वर्ष 2014 में निचले तबके के 50% की आय शीर्ष के 1% की आय का 1/3 भाग था। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारत में आय की असमानता काफ़ी व्यापक है और 1980 के दशक से उसमें लगातार वृद्धि होती आई है। आय की असमानता के आर्थिक कारणों के अतिरिक्त सामाजिक, नैतिक और न्यायिक दृष्टि से भी यह न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता। समाज में धन व आय का वितरण 2 प्रकार से किया जा सकता है। पहला व्यक्तिगत वितरण का सिद्धांत, दूसरा कार्यात्मक वितरण का सिद्धांत। तो देखते हैं कि व्यक्तिगत वितरण का सिद्धांत क्या है। व्यक्तिगत वितरण का सिद्धांत, इसमें धन का वितरण व्यक्तियों के बीच में किया जाता है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को धन का समान वितरण प्राप्त होना
या दो व्यक्तियों के बीच में आय का बहुत ज़्यादा असमान वितरण न होना ही न्याय संगत कहा जा सकता है। तो समाज में कुछ व्यक्ति गरीब होते हैं और कुछ व्यक्ति जो है अमीर होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हमको व्यक्तिगत वितरण सिद्धांत से प्राप्त हो जाता है। कहने का अर्थ यह है कि दो व्यक्तियों के बीच में गुण, चाहे शारीरिक हो या मानसिक, दोनों गुणों को लेकर भिन्नता होने के कारण उनमें आय भी अलग अलग हमको दिखाई देती है। जो अधिक सक्षम होता है, जो अधिक जोखिम उठाता है, उसे अधिक आय प्राप्त होती है, और जिनकी प्रबंध की योग्यता या अधिक जोखिम उठाने की योग्यता नहीं होती है, उन्हें कम आय प्राप्त होती है। दूसरा सिद्धांत है कार्यात्मक वितरण का सिद्धांत। तो कार्यात्मक वितरण का सिद्धांत, इसका संबंध उत्पादन में जो जितने साधन हैं उन साधनों के बीच आय और धन के वितरण से है, क्योंकि प्रत्येक साधन उसके द्वारा संपन्न कार्यों के आधार पर ही कुल उत्पादन में हिस्सा प्राप्त करता है। क्योंकि प्रत्येक साधन जो है वो उत्पादन के में योगदान भिन्न भिन्न तरीके से देते हैं। तो जिन साधनों के द्वारा अधिक योगदान दिया जाता है या अधिक जोखिम उठाया जाता है, उन्हें अधिक आय प्राप्त होती है, और जो साधन कम जोखिम उठाते हैं और या उनका योगदान कम होता है, उन्हें कम आय प्राप्त होती है। परिणाम स्वरूप कार्यात्मक वितरण से समाज में आय और धन की असमानता बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से उत्पादन के साधनों में भिन्नता जो होती है पुरस्कार को लेकर, वही मूल रूप से समाज में असमानता का भयानक रूप उत्पन्न करती है। इसे कार्यात्मक वितरण सिद्धांत के अंतर्गत हम देखते हैं। देखेंगे कि आय और संपत्ति की असमानता के क्या कारण हैं। तो आय और संपत्ति की असमानता के जो कारण हैं उनको हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला वे कारण या तत्व जो आय की असमानता को उत्पन्न करते हैं, वे तत्व जो कि आय की असमानता को बढ़ाते हैं, और तीसरा वे तत्व जो कि आय की असमानता को स्थायित्व प्रदान करते हैं। तो आइए देखते हैं हम सबसे पहले कि आय की असमानता को उत्पन्न करने वाले कौन कौन से कारक या कारण हैं। तो पहला है जन्मजात योग्यताओं में अंतर। यह देखा जाए तो असमानता का एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि व्यक्तिगत योग्यताएं होती हैं उनमें काफ़ी अंतर होता है। प्रकृति ने सबको समान नहीं बनाया है, सबको अलग अलग योग्यताएं दी हैं, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो। तो जो अधिक मानसिक या शारीरिक रूप से अधिक योग्य व्यक्ति है वो ऊंची नौकरी पा सकता है, अच्छे व्यवसाय में जा सकता है। उसकी योग्यता अधिक होने के कारण उसे अच्छी इनकम या आय प्राप्त होती है। और जो व्यक्ति अधिक योग्य होता है, परिश्रमी होता है और बुद्धिमान होता है, उस सबको अन्य की अपेक्षा अधिक आय प्राप्त होती है। इसके कारण क्या होता है कि आर्थिक असमानता पाई जाती है। जो अपेक्षाकृत कमज़ोर हैं शारीरिक और मानसिक रूप से, वो कम आय प्राप्त करते हैं, और जो योग्य हैं वो अधिक आय प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि ये आय की असमानता का एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा अवसर देखते हैं, अवसर की असमानता। अवसर की असमानता ये भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा गुण है कि इसमें सभी को जो है समाज में विकास के समान अवसर प्राप्त नहीं होते हैं। समाज में जो धनी हैं, जो कि विशेष सुविधा प्राप्त व्यक्ति हैं, उनको विकास के सभी अवसर मिलते हैं। अच्छा भोजन, अच्छा आवास, हवादार, अच्छी शिक्षा, उच्च शिक्षा। इसका परिणाम ये होता है कि वे काफ़ी सशक्त हो जाते हैं शारीरिक और मानसिक रूप से, और अवसर भी उन्हें काफ़ी प्राप्त होते हैं। जबकि जो ऐसा वर्ग होता है निर्धन वर्ग, जो कि शारीरिक मानसिक रूप से तो कमज़ोर है ही, साथ ही क्या होता है कि उनको अवसर की समानता भी प्राप्त नहीं हो पाती। अवसर नहीं मिल पाते, ना अच्छा भोजन मिल पाता है, ना अच्छा आवास मिल पाता है, उनकी योग्यताएं कम होती जाती हैं। इसका परिणाम ये होता है। तो इस प्रकार जो धनी परिवार में जन्म लेता है उनको शुरू से ही, जन्म से ही अच्छे सुअवसर प्राप्त होते जाते हैं, और जो धनी वर्ग में जन्म नहीं लेता, निर्धन होता है, वो ये सब अवसरों से वंचित हो जाता है। इस कारण भी एक बहुत बड़ी असमानता उत्पन्न हो जाती है। तीसरा कारण है आर्थिक शोषण। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देखा जाए तो आय की असमानता का एक कारण आर्थिक शोषण भी है, क्योंकि पूंजीपति अपने यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में मजदूरों को रखते हैं, लेकिन उनको काम करवाने के बावजूद ही
पर्याप्त सैलरी या पर्याप्त मजदूरी नहीं देते हैं। तो इसका परिणाम ये होता है कि वो श्रमिकों का शोषण करके और ज़्यादा आय अर्जित करते हैं, और निर्धन जो होते हैं वो और अधिक निर्धन होते जाते हैं, और परिणाम ये होता है कि वो और कमज़ोर होते जाते हैं और उनकी इनकम और कम होती जाती है। जो थोड़ी बहुत आय होती भी है वो स्वास्थ्य में चली जाती है। तीसरा है भाग्य एवं संयोग। भाग्य और संयोग एक ऐसा तत्व है जो कि असमानता को उत्पन्न करने में भी योगदान देता है। इसका कारण ये किस व्यक्ति को आकस्मिक धन प्राप्त हो जाए। हो सकता है कि उसके स्टॉक जो रखा हुआ शेयर हो, चाहे कोई ऐसी वस्तु हो जो उसके पास, उसके कब्जे में हो, उसके स्वामित्व में हो, और उसकी कीमतों में काफ़ी वृद्धि हो जाए, तो आकस्मिक रूप से उसको लाभ प्राप्त हो जाता है। या फिर कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो राजनीतिक संपर्क से या व्यक्तिगत संपर्क से धनिकों के संपर्क में आकर भी अपना आय के अवसर बढ़ा लेते हैं और आय में वृद्धि कर लेते हैं। और ये कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कोई व्यक्ति जो है वो धनी व्यक्ति की पुत्री से या फिर धनी व्यक्ति से शादी करके भी क्या होता है, आकस्मिक रूप से धनी हो जाता है। पांचवा कारण है विपत्तियों का असमान वितरण। हमने सुना होगा कभी कभी कि अचानक कोई धनी व्यक्ति होता है, उस पर विपत्ति आ जाती है। मान लो उसका व्यवसाय जो है वो नहीं चला, किस प्रकार से ठप हो गया। किसी ऐसे व्यक्ति की जो कि व्यवसाय के बारे में अच्छे से जानता था, उसकी मृत्यु हो गई, तो अचानक से व्यवसाय बिखर गया। ये सब ऐसे कारण होते हैं। विपत्ति आने के कारण भी अचानक व्यक्ति क्या होता है, धनी से निर्धन हो जाता है। या फिर किसी परिवार का मुखिया है, मान लो उसकी लंबी बीमारी चली जिसके कारण कि उनकी इनकम कम हो गई और उसकी भी मृत्यु हो गई। अब घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तो ये सब के कारण क्या होता है कि निर्धनता में काफ़ी वृद्धि हो जाती है उनके। फिर अगला है विपत्तियों का असमान वितरण। ये तो हो चुका। व्यवसाय में लगे व्यक्तियों की प्रतिक्रिया। कभी कभी ऐसा होता है कि जो पहले से किसी व्यवसाय में लगे रहते हैं, ऐसे व्यक्ति नहीं चाहते कि उनकी प्रतिस्पर्धा किसी नए व्यवसाय से हो। परिणाम ये होता है कि हर प्रकार से रोड़े अटकाते हैं और उनको प्रतिस्पर्धा से बाहर करने में लगे हुए रहते हैं। तो इसके कारण भी उन पर करारोपण किया जाता है या अन्य प्रकार से साम दंड भेद से उनको क्या है, बाहर रखा जाता है बाजार से। तो अपने स्वार्थ के लिए वो क्या करते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को के व्यवसाय को आगे बढ़ने नहीं देते, और परिणाम ये होता है कि उनकी इनकम कम हो जाती है या व्यवसाय खत्म हो जाता है। उसके बाद आता है असमानता उत्पन्न करने वाले तत्व में व्यवसाय की भिन्नता। व्यवसाय की भिन्नता हम देखेंगे कि अलग अलग व्यवसाय में अलग अलग योग्यता की ज़रूरत होती है, और ये योग्यताएं ही उनमें क्या है, भिन्नता उत्पन्न करते हैं। कुछ व्यवसाय में अधिक जोखिम होता है, या फिर उनमें अधिक योग्यता या अनुभव या एक विशेष प्रकार की योग्यता की आवश्यकता होती है या उच्च शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो स्वाभाविक है कि ऐसा जो व्यक्ति है अधिक वेतन की मांग करेगा या अधिक वेतन अपेक्षित है उसके लिए। इसके विपरीत यदि जोखिम कम हो, कम शिक्षा या अकुशल श्रम की आवश्यकता हो, तो वहाँ अपने आप ही क्या होता है कि मजदूरी या वेतन या आय कम होती है। अब आ जाते हैं अपन असमानता को बढ़ाने वाले कौन कौन से तत्व हैं। तो असमानता को बढ़ाने वाले तत्व में एक प्रमुख जो तत्व है वो है व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार। व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार के कारण व्यक्तिगत संपत्ति क्या होती है, तो हर व्यक्ति को ये अधिकार होता है कि अपनी आय में से कुछ बचाकर व्यक्तिगत संपत्ति खरीद सके, वो उसका मालिक बन सके, उसका स्वामित्व अर्जित कर सके। यही व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार कहलाता है। तो व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार भी असमानता को काफ़ी हद तक बढ़ाता है। तो जिन कारणों से ये बढ़ाता है उनमें सबसे पहला है कि जिन व्यक्तियों के पास ज़्यादा संपत्ति होती है वो स्वाभाविक है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा देंगे, और इसका परिणाम ये होता है कि या तो वे अच्छे वेतन वाले या ऊंचे पदों पर नियुक्त होंगे या फिर अच्छा व्यवसाय प्रारंभ करेंगे, उन्हें पर्याप्त मात्रा में पूंजी प्राप्त होगी। इसका परिणाम ये होगा कि वो अधिक आय अर्जित करेंगे और उनकी आय दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। दूसरा है कि यदि धनी व्यक्ति उत्तराधिकार के रूप में अपनी संपत्ति परिवार को देता है तो दूसरों सदस्यों को नहीं देता। मतलब जो धनी है उन्हें ही उत्तराधिकार में संपत्ति प्राप्त होती है। निर्धन व्यक्ति को कभी भी हमने नहीं सुना कि उत्तराधिकार में कोई संपत्ति प्राप्त हुई हो। तो इस कारण से धनी व्यक्ति के पास और अधिक धन आते जाता है उत्तराधिकार
के रूप में, और जो निर्धन व्यक्ति रहता है उसके पास धन केवल अपना कमाया हुआ होता है, वो भी कभी आता है और कभी नहीं भी प्राप्त होता उन्हें। तीसरा जो कारण है वो है कि एक धनी व्यक्ति जो है, क्योंकि उसकी आय अधिक होती है तो वो बचत अधिक करता है, बचत के परिणाम स्वरूप अधिक बचत होने से विनियोग करता है, और विनियोग के परिणाम स्वरूप क्या है, उसको लगातार उसकी आय में वृद्धि होने लगती है। इस प्रकार से आय की असमानता को बढ़ाने वाले कारक इस प्रकार से हैं। अब अपन देखते हैं तीसरा कि असमानता को स्थायित्व प्रदान करने वाले कौन से कारक हैं। तो आय की असमानता को स्थायित्व प्रदान करने में एक तत्व का बहुत हाथ है, वो है उत्तराधिकार का नियम। उत्तराधिकार का नियम हम जानते हैं कि ऐसा होता है कि उत्तराधिकार के फलस्वरूप जो संपत्ति होती है वो अपने उत्तराधिकारी को दे दी जाती है। मान लो पिता की संपत्ति या दादा की संपत्ति तो उसके पुत्र या पौत्र को प्राप्त होती या हस्तांतरित हो जाती है। ये निजी संपत्ति का ही एक परिणाम होता है कि निजी संपत्ति जो या व्यक्तिगत संपत्ति अर्जित की जाती है वही उत्तराधिकार के फलस्वरूप अपने आगे पीढ़ी को सौंप दिया जाती है। मान लो किसी मुखिया की मृत्यु हो गई परिवार के, तो अपनी संपत्ति वो अपने उत्तराधिकारियों को दे देगा। तो इस प्रकार से संपत्ति का हस्तांतरण क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी होते जाता है और बिना किसी श्रम के या बिना किसी योग्यता के ये आय उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हो जाती है।